आज हम देखेंगे आदर्श विनियोग कार्यक्रम के बारे में। आदर्श विनियोग कार्यक्रम के कौन कौन से तत्व होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। तो विनियोग करते समय एक जो विनियोक्ता होता है उसको अपने उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे एक आदर्श विनियोग कार्यक्रम तैयार करना पड़ता है। आदर्श विनियोग कार्यक्रम तैयार करने से तात्पर्य है कि एक ऐसा विनियोग जिसमें उसके यानी विनियोगकर्ता के कोषों की सुरक्षा हो, तरलता बनी रहे, आय का निरंतर प्रवाह होता रहे, पूंजी में वृद्धि हो, उसके क्रय शक्ति का अस्थायित्व बना रहे, कर का लाभ मिल सके और जो कानून है उस कानून को भी ध्यान में रखा जा सके, जिससे विनियोक्ता को समस्याओं का सामना न करना पड़े सरकार के तरफ से। तो इस तरीके से एक आदर्श विनियोग कार्यक्रम तैयार किया जाता है किसी भी विनियोक्ता के द्वारा विनियोग करते समय। और उसके लिए जो तत्व सम्मिलित होते हैं एक आदर्श विनियोग कार्यक्रम के अंतर्गत, उसमें पहला तत्व आपका होता है सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो विनियोगकर्ता का मूलधन होता है, जो मूल राशि होती है जिसको कि वो विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहता है, तो इस दृष्टि से निवेश इस प्रकार का होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर उसे मूलधन की वापसी बाजार से हो जाए। तो इसीलिए इस संदर्भ में विनियोगकर्ता अर्थव्यवस्था की जानकारी रखता है और विशिष्ट उद्योग जिसमें वो अपने कोषों को निवेश करता है उसका भी अच्छे तरीके से अध्ययन करता है। दूसरा आपका है तरलता के बारे में। तरलता ऐसा तत्व है जिसमें कि विनियोगकर्ता अपने निवेश के कुछ हिस्सों को उन प्रतिभूतियों में लगाता है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर वह कैश में कन्वर्ट कर सके। यानी जो विनियोग वो करता है उसमें लिक्विडिटी का बने रहना बहुत ही आवश्यक होता है। तीसरा इसका जो तत्व है एक आदर्श विनियोग कार्यक्रम के अंतर्गत, वो है आपका आय की निरंतरता का। तो आय की निरंतरता का अर्थ हो गया कि विनियोगकर्ता जो है इस तरीके से अपने विनियोग कार्यक्रम को बनाता है जिससे कि आय में निरंतरता बनी रहे। यानी आय अस्थायी तो भले ही बना न रहे, लेकिन कुछ न कुछ आय बाजार से उसकी आती रहे। बाजार का मतलब वित्तीय बाजार से है। जो अगला पॉइंट है इसका, ये है आपका पूंजी में वृद्धि के बारे में। विनियोग कार्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि विनियोगकर्ता के पूंजी में वृद्धि हो सके। यानी वो अपने जिन प्रतिभूतियों में वो निवेश करता है तो इस बात की उसके द्वारा अच्छे तरीके से छानबीन कर ली गई हो कि जिन प्रतिभूतियों में निवेश किया जा रहा है आने वाले दिनों में उन प्रतिभूतियों से उसे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं उनको बेचने पे। तो इस तरीके से उसके पूंजी में वृद्धि हो सकती है। तो वो पूंजी में वृद्धि के लिए जिन प्रतिभूतियों के दाम भविष्य में बढ़ने वाले हैं उन प्रतिभूतियों के वैज्ञानिक ढंग से उन प्रतिभूतियों का वो विश्लेषण करता है। पांचवा जो है आपका, ये पांचवा है क्रय शक्ति का अस्थायित्व। क्रय शक्ति का अस्थायित्व से तात्पर्य होता है कि चूंकि मार्केट प्राइस जो विनियोगकर्ता होता है, ये विनियोगकर्ता विभिन्न प्रतिभूतियों में जो निवेश करता है
तो उसके निवेश का एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें कि कुछ प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य बढ़ जाते हैं, कुछ प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य घट जाते हैं। तो इन प्रतिभूतियों में संतुलन स्थापित करते हुए वो इस तरीके से उनमें निवेश करता है कि उसके क्रय शक्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। जैसे बढ़ी हुई प्रतिभूतियों के मूल्यों को जब वो खरीदता है तो उसकी जो क्रय शक्ति होती है वो घट जाती है, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा जिन प्रतिभूतियों के दाम मार्केट में गिर गए होते हैं उन प्रतिभूतियों में निवेश करता है तो उसकी क्रय शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो मार्केट में बढ़े हुए प्रतिभूतियों के मूल्य हैं और घटे हुए प्रतिभूतियों के मूल्य हैं, उनका इस प्रकार से मिश्रण तैयार करके वो विनियोग करने के लिए एक जो रूपरेखा तैयार करता है उसमें क्रय शक्ति का स्थायित्व बना रहता है। और ये किसका तत्व है आपका, तो आदर्श विनियोग कार्यक्रम के तत्व के अंतर्गत ये क्रय शक्ति का स्थायित्व आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका कर लाभ के बारे में। यानी प्रतिभूतियों में निवेश करते समय विनियोग कार्यक्रम के अंतर्गत विनियोगकर्ता द्वारा कर लाभों को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसी प्रतिभूतियां जिसमें सरकार के माध्यम से करों में छूट दी गई रहती है या फिर करों में रियायतें दी गई रहती हैं, तो ऐसी प्रतिभूतियों में भी विनियोगकर्ता द्वारा निवेश करने के लिए विनियोग कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान में रखा जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण तत्व होता है इसका। ठीक है, कर लाभ। अगला जो है आपका छठवां, ये है कि कानूनी पहल। ये था आपका कर लाभ। तो अगला जो है सातवां पॉइंट, ये है कानूनी पहल। कानूनी पहल के अंतर्गत निवेश, कानूनी पहल के अंतर्गत निवेशकर्ता द्वारा, कानूनी पहल के अंतर्गत निवेशकर्ता द्वारा विनियोग करते समय जितनी भी कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं उनको की जाती हैं, अन्यथा उन्हें समस्याएं पैदा हो सकती हैं और उसका दंड भी उन्हें देना पड़ सकता है वित्तीय रूप में। तो ये आपके जो हो गए एक आदर्श विनियोग कार्यक्रम के तत्व हो गए।